नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में इस हफ्ते हमारे साथ खास मेहमान हैं अमर उजाला के राजनीतिक संपादक शरद गुप्ता जी। शरद जी, स्वागत है न्यूज लॉन्ड्री चर्चा में आपका। धन्यवाद। और इसके अलावा हमारे साथ हमारे सह संपादक शार्दुल कात्यायन भी हैं। शार्दुल, आपका भी स्वागत है। हेलो। और इस चर्चा में हमेशा की तरह से हमारे साथ रहने वाले हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाद नहीं हैं, लेकिन वो थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। और चूंकि वो इस समय बंगाल में चुनाव कवर कर रहे हैं, तो वो हमारे एक छोटे से हिस्से को कवर करेंगे और जो कि बंगाल इलेक्शन का मसला है वो हमें इस पर अपडेट देंगे। तो उनसे थोड़ी देर बाद जब हम जुड़ेंगे तो बातचीत करेंगे। तो इस हफ्ते की जो चर्चा है उसके जो विषय हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार शार्दुल सरसरी तौर पर उन विषयों का जिक्र कर दें, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी, विषय तो इस सप्ताह कई हैं, पर मुख्य विषयों में से पहला है कि केंद्र सरकार ने संसद में दिल्ली अमेंडमेंट बिल पेश किया है, एनसीटी एक्ट को, जो उपराज्यपाल को पहले से कहीं अधिक प्रशासनिक अधिकार और ताकत देता है। और आज हम इस बारे में चर्चा आगे करेंगे भी। इसके अलावा मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाद जो विस्फोटक पदार्थ जेलेटिन स्टिक्स मिली थी, उसमें नया मोड़ आया है और मुंबई के पूर्व कमिश्नर, मतलब जो कमिश्नर अभी तक थे, परमबीर सिंह को हटाकर हेमंत नगराले को नया कमिश्नर बनाया गया है। इसके अलावा देश भर से आने वाली और खबरों में केरला कांग्रेस के पीसी थॉमस ने ये निर्णय लिया है कि वो एनडीए को छोड़ रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को आने वाले चुनावों के लिए ज्वाइन कर लिया है। चुनावों से जुड़ी खबर से बंगाल में ममता बनर्जी ने हाल ही में अपनी बांकुरा में हुई रैली में इलेक्शन कमीशन को काफी अपशब्द कहे थे और ये कहा था कि उसे कौन चला रहा है और चुनाव फ्री एंड फेयर होने चाहिए। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने काफी तीखा रेस्पॉन्स दिया है और ये कहा है कि उन्हें इस बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। पुडुचेरी से इस मामले में खबर आई है कि कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी, वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, लेकिन उनमें वी नारायण स्वामी का नाम नहीं था। बाद में हालांकि ये भी आया कि वो कह रहे थे इस बार मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक ही नहीं हूं। इसके बाद बीजेपी के एक एमपी हिमाचल से राम स्वरूप शर्मा दिल्ली के अपने घर में मृत पाए गए। उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसकी जांच अभी पुलिस कर रही है। बीजेपी के एमपी राज्यसभा के सुशील कुमार मोदी, जो पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग मांग की संसद में कि भारत को भी ऑस्ट्रेलिया का क्यू लेकर, ऑस्ट्रेलिया से प्रेरणा लेकर, टेक जायंट्स को नजर रखते हुए एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे फेसबुक और गूगल न्यूज के जो लोकल कंटेंट क्रिएटर हैं उनको पैसा दें, उनके साथ रेवेन्यू शेयर करें। ठीक है अतुल जी? हाँ, और भी कुछ है शार्दुल हेडलाइंस? मुख्य तो यही थी। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय एक हेडलाइन थी मेरी अपनी तरफ से। हाँ, वो ये कि बीते हफ्ते क्वाड की पहली ऑनलाइन ही सही पर समिट हुई, जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, जिसके खिलाफ चीन ने भी काफी तीव्र रिस्पांस दिया है। तो जो वैश्विक चीजों पर नजर रखते हैं उन्हें इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। काफी बड़ी डेवलपमेंट है। और एक आखिरी चीज जो मुझे पहले बोल देनी चाहिए थी, मैं माफी चाहता हूँ। भारत में कोविड के पॉजिटिव आने की मरीजों के पॉजिटिव पाए जाने की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। बीते दिन बृहस्पतिवार को 35,871 नए केस सामने आए 24 घंटे में। जो और मुख्यमंत्री के साथ जो बैठक की थी प्रधानमंत्री ने, उन्होंने भी इसमें चिंता जताई थी कि ये जो सेकेंड वेव आ रही है ये बहुत चिंताजनक है, इससे निपटने की तैयारी करनी पड़ेगी हमें। जी, और इसके बारे में अगर छोटी सी हम एक बात कह दें तो वो ये कि उसका मेन कारण केवल सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, मैं वो नहीं कह रहा, मेडिकल लोग भी ये बता रहे हैं कि छोटे शहरों में और उन धड़ों में जो लोग अब तक बच के रहे थे, अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोविड चला गया है, तो वो बिल्कुल लापरवाह हो गए और ये नहीं होना चाहिए। सब अपना ध्यान रखें। ठीक बात। तो इस हफ्ते हम जिस विषय पर फोकस करने वाले हैं वो दो महत्वपूर्ण विषय, मुख्य विषय वो हैं। एक तो दिल्ली सरकार के जो अधिकारों में कटौती का बिल ले आ रही है केंद्र सरकार लोकसभा में,
उस पर चूंकि हमारे साथ शरद जी भी जुड़े हैं और लंबे समय से उन्होंने राजनीतिक रिपोर्टिंग की है और दिल्ली और केंद्र की राजनीति के बहुत निकट गवाह रहे हैं, तो इस पूरी राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे इस चर्चा में। और इसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण घटना है जो कि बॉम्बे पुलिस से जुड़ी हुई है। सचिन वाजे का जो मामला है, जो कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक संदिग्ध कार मिली थी, उसमें विस्फोटक मिले थे, और अब उसके सारे सूत्र मुंबई पुलिस के एक इस अधिकारी जिनका नाम सचिन वाजे है उनसे जुड़ते दिख रहे हैं। तो इस घटना में ने एक बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा की, बहुत सारे संशय पैदा किए हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो कि किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी से भी ज्यादा मसाले इसमें अब तक सामने आ चुके हैं। तो ये क्या पूरी कहानी है, क्यों ऐसा है, और जिस चीज को आतंकवाद से जोड़ा गया, मतलब वो एक रोग एलिमेंट की तरफ इशारा कर रही है किस तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली में, उसकी बात करेंगे हम। तो मेरा सबसे पहला जो सवाल है इस पूरे मसले पर, जो कि दिल्ली सरकार का मसला है, शरद जी, दिल्ली सरकार के हितों को या इसके जो अधिकार हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट जो था 1991 का, उससे इसके जो शक्तियां थी वो निर्धारित होती थी। फिर लंबे समय में हमने देखा पिछले 3-4 सालों में इस जो शक्ति है, पावर है, इसके बंटवारे को लेकर केंद्र सरकार के साथ काफी खींचतान रही। उसमें हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने 2 सहयोगियों के साथ एलजी के घर पे धरना देते हुए हमने देखा। इसके बाद इस तमाम मसले पर कोर्ट की डायरेक्टिव्स आए, और 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव्स है वो बहुत साफ कहता है कि डे टू डे मसलों में दिल्ली की चुनी हुई सरकार को एलजी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। एलजी चुनी हुई सरकार नहीं है, उनको जानकारी देना जरूरी है, उनको अवेयर करवाना जरूरी है अपने फैसलों से। इसके बावजूद केंद्र सरकार ये अब निर्णय लेके आई जिसमें 2 चीजें बहुत साफ कही गई हैं। एक तो ये कि दिल्ली कैपिटल टेरिटरी की सरकार का मतलब होता है एलजी। दूसरी बात ये कही गई है इसमें कि कोई भी ऐसा फैसला जो लेजिस्लेटिव डिसीजन है वो 14 दिन पहले दिल्ली की सरकार को एलजी के पास भेजना पड़ेगा। इसके बाद एलजी उसको आगे उस पर फैसला करेंगे, आगे बढ़ाना है, सेंटर को भेजना है, राष्ट्रपति को भेजना है या नहीं। उसी की दूसरी लाइन जो और चिंताजनक है वो ये कहती है, हालांकि असाधारण मसले, जो विशेष मसले होंगे, उसमें जरूरी नहीं है कि एलजी उन 14 दिनों का इंतजार करें या राष्ट्रपति के फैसले का इंतजार करें, एलजी खुद भी निर्णय ले सकते हैं। अब ये पूरी स्थिति मिलकर जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात होती है, अगर विधानसभा है दिल्ली में, तो फिर उस पूरे फेडरल स्ट्रक्चर को एक तरह से ध्वस्त करने वाली बात है कि चुना हुआ मुख्यमंत्री, जिसकी पदवी मुख्यमंत्री की है, वो एक बैठाए हुए आदमी को, अपॉइंटेड आदमी को रिपोर्ट करेगा। तो इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक हेल्दी, स्वस्थ लोकतंत्र की तरफ बढ़ता हुआ कदम है, या फिर ये इसके दूसरे पहलू पर बात करेंगे? पहले आप इस पर हम बात कर लेते हैं। जी अतुल जी, पहले इसमें हमें ये समझने की जरूरत है कि ये दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है। जी जी दिल्ली एक अर्ध राज्य है। यहाँ असेंबली है, यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, यहाँ विधायक हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर इसलिए हैं और उनको इसलिए पावर ज्यादा दी गई है क्योंकि ये देश की राजधानी है। और केंद्र सरकार ने इस बार जो भी कदम उठाया है उसके पीछे उसकी रीजनिंग है कि साहब, पिछली बार जब ट्रंप साहब आए हुए थे और दिल्ली में दंगे हो गए, तो ऐसा कोई फॉरेन डिग्नेटरी आता है तो यहाँ पे अगर कुछ भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो वो सब एक राज्य सरकार के जिम्मे नहीं छोड़ा जा सकता। तो इसलिए केंद्र की जवाबदेही ज्यादा है और केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर उपराज्यपाल को उन्होंने बहुत ढेर सारी ताकतें दी हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो आपने जिन खींचतान की बात की है, ये सारी खींचतान 2014 के बाद शुरू हुई जी। उससे पहले दिल्ली में कोई ऐसी खींचतान नहीं थी। दिल्ली बहुत पहले विधानसभा बन चुकी है। शीला दीक्षित ने 15 वर्ष तक यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रही, बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया। केंद्र सरकार के सहयोग से मेट्रो बनवाई, कितने ढेर सारे फ्लाईओवर बनवाए, बहुत ढेर सारा यहाँ पे विकास का कार्य शीला दीक्षित ने कराया। और कभी भी ऐसा तनाव या खींचतान की नौबत नहीं आई थी।
तो आखिर ये 2014 के बाद ऐसी नौबत क्यों आई, और ये दूसरी बार टकराव की स्थिति पैदा हो रही? पहली बार तो बहुत लंबे समय तक चली थी, लगभग 4 साल तक चली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, और अब ये इस सरकार को अभी 1 वर्ष बमुश्किल हुआ है, और फिर केंद्र सरकार ऐसा एक कानून बनाना चाहती है जिसमें कि राज्य सरकार की भूमिका लगभग रबर स्टैंप की हो जाएगी। हाँ। तो आखिर 2004 के बाद ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? तो उसके पीछे 2 ही कारण हैं। 2014 के बाद जी, कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आई है, बहुमत के साथ आई है जी, और दूसरी बार चुन के पिछले 6 साल में, रादर 8 साल में कहें तो तीसरी बार चुन के केजरीवाल सरकार आई है जी। तो पहली चीज ये है कि केजरीवाल और नरेंद्र मोदी, ये 2 लोग जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज हैं और बहुत मायनों में एक ही तरह के व्यक्तित्व हैं, महत्वाकांक्षी भी हैं, जिद्दी भी हैं और बहुत कुछ बहुत जल्दी करना चाहते हैं, दूसरे को स्पेस नहीं देना चाहते, तो एक वो कारण तो है ही। लेकिन जिस तरीके से ये दूसरी बार ये टकराव पैदा हो रहा है, और वो इसलिए पैदा हो रहा है कि साहब 2013 में बीजेपी हारी, उसके बाद 2015 में बीजेपी हारी और फिर 2020 में विधानसभा में बीजेपी फिर हारी, तो लगातार 3 बार हारी है बीजेपी जी। तो मुझे जो लगता है ये इस तरीके का कानून बना के बीजेपी पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल करना चाहती है दिल्ली की, जो काम वो सीधे सीधे आगे के दरवाजे से नहीं कर पा रही है, जनता का बहुमत नहीं पा रही है। ऐसा नहीं कि जनता पसंद नहीं करती है दिल्ली की। इसी दौरान 2014 में और 2019 में 2 बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत दिया है। इसी बीच में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी का भी चुनाव हुआ, उसमें भी बीजेपी को बहुमत मिला। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी को समर्थन नहीं है दिल्ली का, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पहली बार में 3 सीटें मिली थी और दूसरी बार में 7। तो इस तरह से विधानसभा के लिए लोगों का मानना है केजरीवाल सही व्यक्ति हैं, और जिस तरीके की योजनाएं उन्होंने लोगों के प्रति जिस तरीके की योजनाएं उन्होंने चलाई हैं, तो उससे लोग प्रसन्न भी हैं कि महिलाओं को फ्री बस ट्रैवल है, लोगों को फ्री बिजली है, फ्री पानी है, कितना कुछ वो फ्री दे रहे हैं। और उसके बाद भी देश में पहला राज्य है जो सरप्लस बजट देता है, कि जो जितना खर्च कर रहा है उससे ज्यादा कमा रहा है। बाकी सारे के सारे खर्च ज्यादा करते हैं, कमा कम रहे और उधार ले लेके काम चलाते हैं जी। तो इस मामले में एक यूनिक राज्य है और उसको ये केंद्र सरकार अपने पैर पे खड़े नहीं रहने देना चाहती। इससे ये समझ में बात कही आपने सर, आपने तो 3 टर्म का गिनवाया, मैं उसको थोड़ा सा और अगर पीछे ले जाऊं तो दरअसल बीजेपी 1998 से लगातार दिल्ली की सत्ता से बाहर है और वो हारती आ रही है। 15 साल पिछले, उसके पहले के शीला दीक्षित जी रही और उसके बाद पिछले 3 टर्म्स में अरविंद केजरीवाल जीत रहे हैं। तो 23 साल का ये एक पूरा लंबा रकबा है, लंबा समय हो गया जब से दिल्ली की जनता ने बीजेपी को बाहर कर रखा। तो एक स्वाभाविक सी कुंठा, एक बेचैनी है कि दिल्ली की सत्ता में नहीं रहने का, और उससे निपटने का शायद एक ये तरीका है कि जिसका जिक्र शरद जी ने किया कि वो पिछले दरवाजे से एंट्री मारना चाहते हैं। मैं इसमें शार्दुल को जोड़ना चाह रहा हूं। शार्दुल, ये जो पिछले दरवाजे से एंट्री की पूरी एक कवायद है, जो कोशिश है, इस कोशिश के तहत एक तो बहुत स्वाभाविक सी चीजें जो कही जा रही हैं कि एक संघीय ढांचे को पूरी तरह से, दूसरा बीजेपी इन तमाम चीजों को महत्व तो नहीं देती कि कौन होता है, और एक बात जो शरद जी ने कही कि बहुत महत्वाकांक्षी लोग हैं, एक दूसरे को स्पेस नहीं देना चाहते, एक ही तरह के, तो टकराव बहुत ज्यादा है। फिर भी कहीं ना कहीं आके आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हैं, एक लाइन खींचते हैं, और वो लाइन क्या है, जब ये चीजें सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो गई थी। और बीजेपी की बेचैनी, उसकी कुंठा कई रूपों में झलकती है। अगर आप देखें पिछला जो टर्म था तो उसमें किस तरह से उनके एक साथ 28 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए एक ऐसा प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया कि ये लाभ के पद पर हैं, और फर्जी केसेस बनाए गए जो बाद में सब औहदे मुंह गिर गए। तब भी उनकी कोशिश थी बैकडोर से एंट्री मारने की, कि किसी तरह से अरविंद केजरीवाल की, जो लेकिन उनके पास मेजॉरिटी इतनी बड़ी थी उस समय, 67-70 में,
कुछ कर नहीं सकते थे 3 विधायकों के साथ, तो ये हथकंडा उस समय। अब दूसरा हथकंडा अपनाया जा रहा है कि लोकसभा में बिल ही लाके और पूरी तरह से एक तरह पंगु बना दिया जाए। तो डेमोक्रेटिक लिहाज से, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में आप किस लेवल तक जा सकते हैं अपने विरोधी से लड़ने के लिए? इस लेवल तक आप जाएंगे कि आपको आज सत्ता मिली है तो आप एक राज्य की पूरे ताकत को खत्म कर देंगे या उसकी अपनी उसके जो अधिकारों को खत्म कर देंगे? ये एक बड़ी चिंता का विषय है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की लाइन क्या होनी चाहिए? शार्दुल, आपसे और फिर बाद में शरद जी से भी मैं इस पर टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, जैसा आपने कहा और जैसा शरद जी ने भी कहा, ये भले ही आप नीतियों से अग्री करते हो उनकी या ना करते हो, और भले ही दोनों नेता, जैसा शरद जी ने भी बोला था, एक से मिलते जुलते स्वभाव के हों, जैसा वो अपनी पार्टी के अंदर बिहेव करते हैं, उसके बावजूद दोनों को अपना अस्तित्व बनाए रखने का हक है। और जो आपने बात उठाई कि किस हद तक जा सकते हैं, वो बात घूम के उसी पे आती है कि अंततः आपकी पूरी निष्ठा, आप किसे सैक्रोसैंक्ट मानते हैं, कि भाई आपका प्रतिद्वंदी चाहे वो आपसे कितना ही मुखर हो, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे, आप किसी एक, जैसे एनसीआर के रीजन में, दिल्ली में चुनाव नहीं जीत पा रहे, तो उसके लिए आप वो सब कुछ करने के लिए फ्री हैं जो आपको रूल्स राजी देते हैं, और वो करते भी हैं। इस सरकार में अड़चने पहले तो नहीं आ रही। अगर आपको याद हो, 2015 में भी तो नजीब जंग ने यही कहा था, कि जिस पर काफी शोर भी मचा था कि जी मेरी उपराज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता है और उसके बिना दिल्ली सरकार काम नहीं कर सकती। लेकिन उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय आया, उसने साफ कहा था कि, मतलब संविधान की बेंच ने कहा था ये, कि अगर बात बात पर एलजी की रजामंदी लेनी पड़ी तो फिर प्रतिनिधि चुनकर भेजे जाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक बात है ना, हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ना, हम प्रतिनिधि भेजते हैं, अपना जनता अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि भेजती है और वो जनता की तरफ से काम करता है। एटलीस्ट पेपर पर यही है, आप पीछे कुछ भी होता वो एक अलग चीज है। और इसके अलावा उसमें लॉ एंड ऑर्डर जैसी जो कुछ चीजें हैं वो डिफाइन है कि वो उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है। हाँ जी, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड, जमीन, वो समझ आता है। मैं व्यक्तिगत तौर पे आपसे बात करूं तो मैं कभी भी उसका फेवरेबल नहीं रहा कि दिल्ली को एक अलग राज्य बना देना चाहिए, क्योंकि जितनी भी देश की राजधानी होती है वो कहीं तो होगी, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन बट के ही चलेगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय मामले भी ऐसे होते हैं, उनके एम्बेसीज भी होती हैं, आने वाले गेस्ट भी होते हैं, अलग अलग लेवल की सुरक्षा होती है, वो सब बात ठीक है। लेकिन इसका तो एक और पहलू है, भारतीय जनता पार्टी तो कुछ समय पहले तक सबसे बड़ी मुखर थी दिल्ली को अलग राज्य बनाने की। बिल्कुल, अब पूर्ण राज्य का दर्जा देने, हाँ, पूर्ण राज्य का दर्जा देने की। और जी। आज वो ये भी कर रहे हैं कि हर बात के लिए आपको एलजी बजाना। अगर आप ये देखिए, जब दिल्ली विधानसभा से पारित कोई भी चीज या कोई भी मंत्री हर चीज के लिए एलजी के पास जाएगा, उपराज्यपाल के, तो भले ही आजकल, अब पता नहीं लोगों को याद है नहीं, 90 से पहले आपको याद हो जब ये दिल्ली की विधानसभा नहीं बनी थी तो यहाँ सारे काम लटके रहते थे। अगर आपको लगता है ये अलग अलग जितने नगर निगम हैं, विधानसभा और उपराज्यपाल के बीच अभी मामले फंसे हुए हैं, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि केवल एक ब्यूरोक्रेट, क्योंकि उपराज्यपाल एक ब्यूरोक्रेट है, एक ब्यूरोक्रेट के पास हर काम की रजामंदी के लिए अगर जाएगा तो इस देश में तो कुछ होएगा ही नहीं फिर। और ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक बात, महत्वपूर्ण सवाल उठाया शार्दुल ने। शरद जी, आपकी टिप्पणी इस पर और फिर हम इसके दूसरे पहलू पर बात करते हैं। दरअसल जैसा आप लोगों ने कहा, 23 साल का जो काल है, 15 साल उधर और 8 साल इधर जी, तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा है। लेकिन जैसा मैंने भी पहले कहा कि पहले 15 साल में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई थी। वो शीला दीक्षित सबको साथ में लेके चलती थी, बीजेपी के लोगों से भी बात करती थी, केंद्र सरकार से भी बात करती थी, और उनकी किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी स्कीम में कहीं पे केंद्र सरकार ने रोड़ा नहीं अटकाया, कभी भी राज्यपाल ने फाइल दबा के नहीं रखी जी। लेकिन यहाँ पे स्थिति सिर्फ, मैं अगर थोड़ा सा डाइग्रेस करूं तो सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। अगर आप देखिए, 2 राज्य हैं दूसरे, एक बिहार है, एक महाराष्ट्र है, दोनों जगह पे विधान परिषद के सदस्यों का नामांकन होना था जी। अक्टूबर से फाइल महाराष्ट्र के गवर्नर के पास पड़ी हुई है और नहीं हो रही। बिहार के गवर्नर के पास सरकार ने भेजा
और 24 घंटे के अंदर उन्होंने क्लियर कर दिया और वहां पे सदस्यों को नामांकित कर दिया गया। ठीक बात। तो इसलिए कि महाराष्ट्र में एक विपक्षी मोर्चे की सरकार है और बिहार में बीजेपी जनता दल यू के साथ मिलकर सरकार चला रही है। तो जहां पे हमारी सरकार है वहां पे तेजी से काम होगा और जहां पे दूसरों की सरकार है वहां पे लटकाया जाएगा। क्योंकि गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के या राष्ट्रपति के पास भी अधिकार होता है कि वे अनिश्चित कालीन तक किसी भी फैसले को लटका सकते हैं, वो उस पे बैठ सकते हैं, वो उनके पास कोई समय सीमा नहीं है कि कितने दिनों में वो वापस करेंगे। तो उस अधिकार का फायदा कई बार राष्ट्रपति या राज्यपाल उठाते हैं। ये जैसा महाराष्ट्र में हो वैसा ही दिल्ली में होता रहता है। जब नजीब जंग थे तो वो महीनों कई बार सालों तक वो फाइल दबा के बैठ जाते थे और इसीलिए यहाँ के चुने हुए मुख्यमंत्री को, चुनी हुई कैबिनेट को कई बार धरना देना पड़ा, चिट्ठियां लिखनी पड़ी, सड़कों पे उतरना पड़ा। और यहाँ तक कि जो टकराव की बात थी, पिछली बार तो ये भी हुआ था, जो आप लोग बात कर रहे थे 28 लोगों की, उसके अलावा कितने ही ऐसे आम आदमी पार्टी के विधायक थे जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज किए गए। बिल्कुल। किसी की फर्जी डिग्री, किसी ने नकल की थी तो किसी को अवैध शराब में पकड़ा गया, किसी को ऐसे मामलों में सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस में, और सब बड़ा हाई प्रोफाइल मामला होता था, सारे मीडिया में छपता था और मालूम चला कि 4 महीने 6 महीने साल भर केस लड़ने के बाद सब बरी हो जाते थे और कहीं पे सिंगल कॉलम, कहीं छोटी सी 2 पैरे की खबर छप गई तो छप गई, नहीं तो वो भी नहीं छपती थी। तो ये कुल मिला के एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है पिछले 7 साल से 8 साल से कि उसमें जो कुछ है सारी गलती एक ही पार्टी की नजर आती है। उसमें लगता है कि केंद्र सरकार सब कुछ ठीक कर रही है। ऐसा कम से कम हमारा मीडिया को अगर हम देखते हैं, जी मीडिया बताता है कि साहब ये केजरीवाल सब गलत कर रहे हैं और अगर इनके पास पुलिस होती तो दंगा तो कंट्रोल ही नहीं कर पाते और ये तो बिल्कुल एकदम दंगाइयों के साथ खड़े हो जाते हैं इनके लोग। इनके खुद विधायक दंगाइयों में शामिल थे, इनके कॉर्पोरेटर दंगाइयों में शामिल थे, उनके खिलाफ दंगे के चार्जेस उनके ऊपर लगे हुए हैं, मुकदमा फेस कर रहे हैं। तो कुल मिला के ऐसी परिस्थिति है कि उसमें दिल्ली में अगर विकास चलते रहना है तो क्लियर है कि वो केजरीवाल के सरकार जो करा रही है उसी तरीके से हो पाएगा। अगर कन्फ्रंटेशन होगा तो वो विकास तो रुकेगा ही, आगे भी प्रॉब्लम होने वाली। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, फिर मैं खत्म करता हूँ कि विधानसभा चुनाव हुए अभी साल भर हुआ है, लोकसभा चुनाव हुए 2 साल हुए हैं, लेकिन अब बहुत जल्दी दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, नगर निगम का भी चुनाव होने जा रहा है। और दिल्ली में 3 नगर निगम है, दक्षिण दिल्ली नगर निगम है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम है और पूर्वी दिल्ली। तो 3 नगर निगम है, 3 मेयर होते हैं यहाँ पे। तो इसलिए ये दर्शकों को बताना जरूरी है कि ये भी एक बहुत प्रेस्टिजियस चुनाव होता है और वो विधानसभा से कम नहीं होता है। तीनों के महापौर होते हैं, तीनों के चुने हुए कॉर्पोरेटर, तो उनकी अपनी सभाएं होती हैं, उनका अपना बजट होता है। और लगातार पिछले 8 साल से एक ये भी टकराव देखा कि यहाँ तीनों नगर निगम के जो महापौर थे वो बीजेपी के थे और वो लगातार कहते रहते थे कि राज्य सरकार हमें पैसे नहीं दे रही है, हमें फंड्स नहीं मिल रहे, इसलिए हम सफाई नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने टीचर्स को, अपने सफाई कर्मचारियों को पैसे नहीं दे पा रहे, इसलिए दिल्ली की सड़कों पर गंदगी पसरी रहती है। और कितनी बार हुआ कि यहाँ के सफाई कर्मचारी हड़ताल पे चले गए और सड़कों पे कूड़ों के ढेर लग गए थे। जी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पॉस्चरिंग जो आज अगर मुख्यमंत्री भी, पूरी कैबिनेट भी अगर उतर के आज सड़कों पे आ रही है, जंतर मंतर पे धरना दे रही है, तो वो भी एक ये भी कारण है कि अब एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। तो अब उनको, बीजेपी को भी एक मुद्दा मिल रहा है कि साहब ये डबल इंजन की सरकार केंद्र वाले मांगते हैं, तो आप हमें राज्य में भी डबल इंजन की सरकार दीजिए और देखिए हम दिल्ली को कितनी साफ रखते हैं। ठीक बात। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये जो चुनाव का भी एक मौसम है, लेकिन ये जो फैसला आया है ये तो खैर इस पूरी सरकार को ही के हाथ पैर एक तरह से काट देने वाली बात है। आपने इशारा किया कि शीला दीक्षित सबको लेकर चलती थी। पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल ने वो एक मंशा दिखाई है कि केंद्र सरकार के तमाम फैसलों को, मसलन
और ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है उनकी पॉलिटिक्स का, जिसके आधार पर उनको घेरा भी जा रहा है। और वो कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि जब पिछले 2 साल पहले जम्मू कश्मीर के स्टेटस को खत्म किया गया और राज्य का स्टेटस खत्म किया गया 370 के साथ, तब अरविंद केजरीवाल ने बहुत मुखरता से सामने आकर उस फैसले का स्वागत किया था और उन्होंने कहा था केंद्र सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो राष्ट्रहित में हैं और हमारी आम आदमी पार्टी उसका पूरा समर्थन करती है। हालांकि वो एक और स्टेप आगे चले गए थे। अरविंद केजरीवाल ये कह सकते थे कि 370 जो कि भारत के आम लोगों का एक मुद्दा है, कि एक सोच समझ है, उसके प्रति जो नजरिया या उसको जो रिवोक किया गया वो ठीक है, लेकिन उस कुंठा में आके स्टेटस जो राज्य का था, जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था, उस स्टेटस को खत्म करना कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर की अपनी पॉलिटिकल कुंठा का वो था कि हम अगर वहां नहीं सरकार बना सकते तो हम तुमको वहां किसी लायक भी नहीं छोड़ेंगे। वो एक मैसेजिंग थी, वो बीजेपी की पॉलिटिक्स हो सकती थी। अरविंद केजरीवाल को वहां पर एक लाइन खींचनी चाहिए थी या वहां सावधानी बरतनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं ये बार बार दिखा, इवन जब जंतर मंतर पर परसों ये लोग बैठे तो वहां पर भी वो यही रोना रोते रहे कि बताइए हमने तो इनके हर फैसले का समर्थन किया था, इन्होंने जो भी किया था ये वो। तो वही सवाल आ जाता है कि असल में जिसका प्लैंक है, जिसकी पिच है, उसकी दूसरे के पिच पे जाकर खेलना या दूसरे के गांव में जाकर गुंडई करने की कोशिश करना जहां पर ऑलरेडी उनका दबदबा है या कब्जा है, वो काम करता नहीं। अरविंद केजरीवाल ने वो कोशिश की भले, लेकिन उल्टे उनके माथे पर आकर पड़ा है। और अब इस चीज का तो मुझे नहीं लगता कि कोई उनके पास बहुत लॉजिकल जवाब है कि क्यों उन्होंने समर्थन किया था जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करने का। अतुल जी, एक छोटा सा जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसी को मैं थोड़ा सा विस्तार देता हूं कि इधर अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स थोड़ी सी बदली है जी। पहले वो टोपी लगा के बाकायदा सारे इफ्तार पार्टियों में शामिल होते थे और पिछले चुनाव में वो अपने को हनुमान भक्त बताने में पीछे नहीं रहे। जी, और सुंदरकांड पाठ शुरू करा दिया, सुंदरकांड पाठ शुरू करा दिया था। तो बहुत क्लियर है कि उनका टारगेट क्लियर था। पहले उन्होंने कांग्रेस को खत्म किया और अब वो देशभक्त बजट लाते हैं, खुद को हनुमान भक्त बताते हैं। तो वो अपने को बीजेपी का पर्याय बताने की अब कोशिश कर रहे हैं कि अगर बीजेपी पैट्रियोटिक है तो हम उनसे बड़े पैट्रियोटिक हैं, अगर बीजेपी हिंदूवादी है तो हम उनसे बड़े हिंदूवादी हैं। चूंकि कांग्रेस लगभग खत्म हो चुकी है दिल्ली में, तो इसलिए उनको लगता है कि मुसलमानों के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है जाने का, कहीं और जाएंगे नहीं, वो अल्टीमेटली वोट हमें ही करेंगे बीजेपी को रोकने के लिए। और अब अगर हम हिंदूवादी बनते हैं तो हिंदू भी हमें वोट देंगे। तो इस तरीके से हम, जैसे हमने कांग्रेस को खत्म किया, इसी तरीके से हम बीजेपी पे भी उतना ही करारा हमला करेंगे, उतना ही छोटा हम कोशिश करेंगे कि बीजेपी भी, और ये बीजेपी को समझ में आ रहा है कि वो हमारी जमीन धीरे धीरे कब्जा करने जा रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी को भी वो छटपटाहट है कि इनको ये कारण कैसे हम इनको काबू में करें। तो अगर सीधे से नहीं हो पा रहे हैं तो लिमिटेड ही करते हैं। शार्दुल, आपको जो ये शरद जी ने बताया उस पर आपकी क्या टिप्पणी? ये जो बीजेपी वाली राजनीति को कोऑप्ट करने की कोशिश है अरविंद केजरीवाल की, ये अभी तो लग रहा है कि उल्टी पड़ गई है, लेकिन आगे का देखते हैं, इंतजार करना पड़ेगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरे अतुल जी इस बारे में कई विचार थे, पर मैं एक करके लाइन में बोलूंगा। एक तो मुझे हंसी आई थी, एक आप इसे गुण कहें या अवगुण कहें पता नहीं, पर एक बड़ी भारतीय फितरत है कि मुसीबत जब तक बिल्कुल अपने ऊपर नहीं आ जाती ना, तो व्यक्ति उस सिचुएशन से रूबरू होना चाहता ही नहीं है। जब तक आप ही के घर में पानी नहीं भर जाएगा तब तक आप मोहल्ले की सीवेज पे ध्यान देते ही नहीं। और यही हुआ। उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आप सभी ने देखा होगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर के साथ ऐसा हुआ तो केजरीवाल जी ने बड़ी खुशी से समर्थन किया, लेकिन हम उनके साथ आज जो हो रहा है हम उसका अब भी विरोध कर रहे हैं। तो ये एक मैंने देखा है, ये भारतीय फितरत है। अच्छा, दूसरी बात है जो शरद जी भी कर रहे थे और आपने भी रेखांकित की, वो उससे जोड़ना चाहूंगा, उसका एक अलग पहलू जो आपने बीजेपी की बात की इस तरह की, असल में है क्या, ये है उनके देखने का तरीका। वो प्रतिद्वंदी की तरह नहीं, शत्रु की तरह देखते हैं दूसरी राजनीतिक पार्टी या अपने राजनीतिक विरोधियों को। क्योंकि प्रतिद्वंदी आपसे हार गया तो फिर ठीक है,
हाथ मिला लेंगे आखिरी में। हाथ ना भी मिलाएं, अब काम करना है, चलिए करते हैं, हम जीते आप हारे, आप जीते हम हारे, है ना। शत्रु को आप जब तक वो उसके एक सांस भी जीवित है आप उसे छोड़ेंगे नहीं, ये अंतर है सोचने में। अच्छा, दूसरी चीज, इनको मुझे तो कम से कम ऐसा लग रहा है कि ये काम करने का तरीका आजकल, और खासतौर से इस केंद्र सरकार का, इसे कहने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, ये सिस्टम में आपके विश्वास का स्तर कितना है इस पर निर्भर करता है, और वो स्तर आता है कि हमारी सरकार है या नहीं। अगर हमारी सरकार है तो सब चीज लेजिटिमेट है, अगर वो सरकार नहीं है हमारे मन की तो उसकी हर चीज इलेजिटिमेट है। मतलब चीजों को देखने के मानक बदल गए हैं। वो लोग जो दिल्ली के चुनाव में जीतने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे थे, है ना, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, हम बिल्कुल। सभी को याद है कि कैसे कैसे भाषण हुए, जी। एक से एक बढ़कर, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, स्मृति ईरानी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, कोई भी हो, सुरेश शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो, है ना, कैसे हाँ जी। कैसे भाषण हुए, और आज वो सरकार को नगण्य कि भैया हम जीत नहीं सकते, तो ऐसा है कि ये मामला ही खत्म करो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब जिसकी भी सरकार आए चलेगी अपनी जो केंद्र में है, और केंद्र से हम जाने वाले नहीं है। ये जो निरंतरता का है ना कि जी अब तो हम आ गए बस हम ही रहेंगे, वो भी एक इसमें जुड़ा हुआ है। और एक आखिरी बात, ये अब भाजपा की सरकार में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री पहले भी रही थी, तो ये नेतृत्व के व्यक्तित्व की बात भी है। आप देखिए उत्तराखंड के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो कैसे बने हैं, उन्होंने अपने आने आने के चंद जुम्मा जुम्मा 4 दिनों में 2 ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जिसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से। वो हाँ। एक राज्य के, देवभूमि राज्य के वो इस समय नेता हैं, है ना, और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भगवान है, जयराम जी की इस बात पर। दूसरा दूसरा वो कह रहे हैं फटी, मतलब मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने ये इस पर बयान नहीं दिया कि हम अपने प्रदेश में, जो हमने पहले चर्चा की थी, ये प्राकृतिक हनन हो रहा है, ऐसे लोग मरे हैं, बिजली की ये दिक्कत है, आर्थिक दिक्कत है, कोई नहीं। वो चमचागिरी में लगे हैं क्योंकि उन्हें पता है उनका प्रॉफिट वहीं से आना है, वो गवर्नेंस कैसा करेंगे ये मैटर ही नहीं करता। ठीक बात। अरविंद केजरीवाल की फितरत ऐसी नहीं लगती, तो फिर उन्हें उनके साइज पे काट के रखा जा रहा है, और क्या हो रहा है। शरद जी, बस आखिरी टिप्पणी ये जिसका जिक्र किया शार्दुल ने, बस आखिरी में छोटी टिप्पणी, फिर हम अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे। शीला जी जिस समय काम करती थी, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और बाकी 10 साल उनकी अपनी पार्टी की सरकार थी, तो चीजें आसानी से चल गई। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी, एक तो उनका स्वभाव ऐसा नहीं है, और दूसरा अरविंद केजरीवाल भी शीला दीक्षित नहीं है, तो वो तो एक चीज समझ में आती है हमारे कि ये नहीं हो पाए। ये प्रतिभाओं के अकाल का मसला है। मतलब पार्टी भले ही बहुत ताकतवर हो गई है, बहुत पहुंच गई है, लेकिन प्रतिभाएं नहीं है कि मतलब ऐसे ऐसे जो वैचारिक रूप से अपना दिवालियापन 1 मिनट में जाहिर कर देते हैं कि फटी पैंट देखी मैंने और मुझे लगा कि ये क्या संस्कार होंगे। तो इस तरह के बयान दे रहा है आपका एक मुख्यमंत्री, और इनके सीरीज है ऐसे जो मुख्यमंत्री बने, बड़े बड़े पदों पर बैठे। एक आदमी को उन्होंने बैठा रखा है FTII का चेयरमैन बना के, गजेंद्र चौहान, उसके हर दिन के बयान आप देख रहे हैं, ऐसे लफंगो टाइप बयान है। मतलब ये कहने में मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन सड़क छाप लफंगों के बयान भी उस तरह के होते हैं जैसा वो बयान देते हैं। ये प्रतिभाओं के अकाल का मसला है। पार्टी का आकार बड़ा हो गया शरीर, लेकिन दिमाग छोटा हो गया है, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के दौर से आज। देखिए, जहां भी एक ऐसी पार्टी होगी जिसका पूरा अस्तित्व एक व्यक्ति पर आधारित होगा, तो वहां पे बाकी सारे साइकोफेंट्स बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि उन सबको मालूम है कि हमारी जीत इस व्यक्ति पर निर्भर है। तो उस व्यक्ति को खुश करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तभी इसीलिए इंदिरा इज इंडिया होता है। इसीलिए चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे मायावती हो, चाहे जितनी ऐसी पार्टियां हैं जिसमें, या ममता बनर्जी हैं, कि उनकी पार्टी में अपना जमीन से जुड़ा हुआ आपको नेता ढूंढे से मिलेगा। और अगर जो अपनी जड़ें जमाने की कोशिश करते हैं तो वो इंदिरा गांधी भी करती थी, और वही ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी भी करते हैं कि थोड़े थोड़े दिनों में वो जड़ें उखाड़ के देखते हैं कि भाई जड़ें जम तो नहीं गई हैं, फिर उसके बाद दोबारा लगा देते हैं कि भाई जड़ें जमनी नहीं चाहिए। तो जी, तो ये जितने भी नेता हैं सब, क्योंकि उसमें सभी को मालूम है कोई भी MLA अपने बल पर नहीं जीत सकता। जब तक ममता बनर्जी हैं
तब तक तृणमूल कांग्रेस है, जब तक नवीन पटनायक हैं तब तक बीजू जनता दल है। तो यही हालत आज भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा अस्तित्व नरेंद्र मोदी के चारों ओर घूमता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे म्युनिसिपल चुनाव हो, हर जगह आपको कोई व्यक्ति की फोटो नहीं मिलती है। एक म्युनिसिपल के वार्ड में, एक नगर निगम के वार्ड में चुनाव नरेंद्र मोदी की फोटो लगा के लड़ा जाए तो आप सोच सकते हैं कि पार्टी की क्या स्थिति हो रही है। तो जब लोगों का अपनी स्थिति नहीं रह गई, अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया, अस्तित्वहीन लोगों से आप क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोगों के लिए क्या करेंगे। तो उनका सारा ध्यान जनता की समस्याएं हल करने से कहीं अधिक अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने पर तो लगा रहेगा। एक छोटा सा इसी पर आपसे टिप्पणी है, मीडिया और अपनी जो जमात है हमारी, जो पत्रकारों की, उस पर भी ले लेते हैं। जैसे ही इस तरह के कोई बयान आते हैं तो सबसे पहले जो पत्रकारों की बिरादरी वो कूद पड़ती है, जब एक तबका जो जिसको आप कहते हैं लिबरल है, उदारवादी, लेफ्ट लिबरल कह लीजिए या सेंट्रिक, वो कूद पड़ता है उस चीज के विरोध में कि अब मैं फटी जीन्स पर बोला तो अब मैं फटी जीन्स वाली फोटो डाल के और हैशटैग ट्रेंड कराऊंगा। तो ये जो पत्रकारों के अंदर वो आया है, इस पर आपकी टिप्पणी में जानना चाह रहा था। नहीं, मैं उसे गलत नहीं मानता कि अगर कोई चीज गलत किसी को लगती है तो उसका विरोध करने का सबको हक है, और अगर कोई अच्छी चीज लगती है तो उसका हक, समर्थन करने का भी हक है। लेकिन जैसा समाज है, मीडिया हमेशा एक आईना रहा है समाज का। समाज जैसा है, मीडिया उससे अलग होके नहीं रह सकता। आज अगर समाज हमारा पूरा एक पक्षीय हो गया है तो मीडिया से आप निष्पक्ष रहते हुए कहाँ उम्मीद कर सकते हैं। तो इसलिए मीडिया भी आज बहुत ही क्लियरली डिवाइडेड है। कि मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक सज्जन थे, वो मुझे मिले और बातचीत से आप समझ ही जाएंगे कि वो किस पार्टी से संबंधित है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि शरद जी, आजकल आपकी लेखनी किधर चल रही है? तो मैंने बताया कि मैं अमर उजाला में लिखता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पक्ष में है या खिलाफ है? तो मैंने कहा मेरी लेखनी पहले भी जहां थी वहीं आज भी है। ये तो आपके देखने का नजरिया है कि कभी आपको पक्ष में लग सकता है, कभी आपको अपने खिलाफ भी लग सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या तो आप पक्ष में हैं, और अगर आप हमारे पक्ष में नहीं लिख रहे तो इसका मतलब आप हमारे खिलाफ लिखेंगे। ये तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो गए। तो आज मीडिया का यही हालत हो गई है। और चूंकि पॉलिटिकल और स्पेस, सोशल स्पेस ऐसा हो गया है कि आप सोशल मीडिया पे देखिए, लाइंस इतनी क्लियरली डिवाइडेड है। आप सोशल मीडिया क्यों, अपने आसपास देखिए, अपने परिवार में देखिए, बिल्कुल परिवारों में लाइन खिंच गई है कि आपके परिवार में आधे लोग एक पक्ष के होंगे और आधे लोग उसके खिलाफ होंगे। बीच का रास्ता अपनाने वाले लोगों के लिए अब कोई जगह ही नहीं रह गई है, नहीं बची है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं एक छोटी सी बात जोड़ूं उससे पहले, अतुल जी आप अपनी आखिरी टिप्पणी दें। बताइए। दो चीज, एक तो मुझे ये लगता है कि जो पहनना चाहे वो पहने, और ये फटी जीन्स से याद आया, बाबा रामदेव ने भी अब अपनी संस्कारी फटी जीन्स निकाल दी है। तो ये बातें तो केवल ध्यान भटकाने के लिए हैं जनता का। और एक आखिरी बात जो मुझे अभी इन सब बातों से सॉर्ट ऑफ मेरे दिमाग में आई बात, कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात नोट करिए, चुनाव जीतना जरूर जानते हैं लेकिन जीतने के बाद प्रशासन चलाना उतने अच्छे से नहीं जानते। तो ये दो अलग चीजें हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को इन्हें भी डेवलप करना चाहिए कि उनके चुनाव जीतने वाले लोग अलग रहे, बाद में सरकार चलाने वाले अलग, क्योंकि ये लोग बड़ी गड़बड़ कर देते हैं नहीं तो। अतुल जी आपको याद दिला दूं, आपने भी शायद सोशल मीडिया में तस्वीरें देखी होंगी कि जिस व्यक्ति ने फटी जींस का बयान दिया है, उनकी अपनी बेटी के साथ उनकी अपनी तस्वीर आई है और बेटी उनके वही रिप शॉर्ट्स पहने हैं। तो खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग। तो थोड़ा सा समय का वो ध्यान रखते हुए हम अगला जो विषय है उस पर भी बात कर लें, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और वो मसला है बॉम्बे में जो मुकेश अंबानी जो उद्योगपति हैं, उनके घर के बाहर एक जो संदिग्ध कार मिली थी स्कॉर्पियो, और उसमें कुछ विस्फोटक जिलेटिन्स की छड़ें भी मिली थी। उसके बाद ये मामला काफी तूल पकड़ गया और कई तरह की कहानियों से होते हुए फिलहाल इस मामले में वहां के जो एक एपीआई थे पुलिस विभाग के, सचिन वाजे, उनको गिरफ्तार किया है एनआईए ने।
सचिन वाजे का पूरा जो सफरनामा है वो बहुत जानना जरूरी है, बहुत दिलचस्प भी है। सचिन वाजे एक सामान्य से हेड कांस्टेबल थे बॉम्बे पुलिस के, महाराष्ट्र पुलिस के। वो कहीं कोई ऐसे नहीं कि आईपीएस हो या कोई बड़े अधिकारी या पुलिस महकमे से आए हों। और उनकी स्थिति ये थी कि उनका जो करियर है वो शुरू से संदिग्ध रहा है। उनके ऊपर जो 2004 का मसला है, जिसमें ख्वाजा यूनुस का मसला है, जिसके एनकाउंटर की बात थी और उनको मारने के बाद उनकी लाश गायब हो गई थी, उसमें भी सचिन वाजे का नाम था। और तब वो हेड कांस्टेबल थे, महाराष्ट्र पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। और ये वो पुलिस अधिकारी थे, इनकी एक कोटरी थी जिसको कि उस समय की शिवसेना और बाल साहब ठाकरे भी बहुत प्रेज करते थे हमेशा। लेकिन ये जो ख्वाजा यूनुस का मसला हुआ, इसमें सीआईडी की जांच हुई और लोकल कोर्ट ने भी इनके खिलाफ अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी। और उन्होंने उनकी सारी कहानियों को झुठलाया था, सचिन वाजे, जो इन लोगों ने कहानी कोर्ट को बताई थी, और उसके आधार पर इनका सस्पेंशन हो गया। ये सस्पेंड कर दिए गए महाराष्ट्र पुलिस से 2004 में। और बड़ी दिलचस्प बात ये रही कि इनके सस्पेंशन के बाद इन्होंने शिवसेना ज्वाइन की, पुलिस अधिकारी पुलिस से ज्वाइन सस्पेंशन के बाद, और बतौर शिवसेना के नेता और प्रवक्ता ये काम करते रहे सचिन वाजे। और फिर 2020 में जब दोबारा से, मतलब फिर से महाराष्ट्र में सरकार बनी है कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की, तो ये जो पुलिस कमिश्नर हैं परमवीर सिंह, इन्होंने ये कहकर सचिन वाजे को फिर से पुलिस महकमे में वापस इनको ज्वाइनिंग दी। इनके साथ 3 और लोगों को ज्वाइनिंग दी कि ये कोरोना का टाइम था, लॉकडाउन का टाइम था, जुलाई 2020 में इनका रेइंस्टेटमेंट हुआ था सचिन वाजे का। कोरोना का टाइम है, बड़ा चैलेंजिंग टाइम है, पुलिस फोर्स को योग्य लोगों की जरूरत है और बहुत ऑफिसर्स की कमी है। ये करके इनको फिर से नियुक्त कर दिया गया और ये फिर से शिवसेना का एक्टिव वो काम छोड़ के वापस आ गए पुलिस फोर्स में। तो एक तो ये है कि शिवसेना से इनकी करीबी का मसला था, लेकिन इनकी करीबी इतनी ही नहीं थी। इनकी करीबी इतनी थी कि इतने बड़े बड़े महत्वपूर्ण मसले इनको दिए गए। मसलन अर्नब गोस्वामी का जो पूरा टीआरपी का स्कैम का मामला है, उसकी जांच की निगरानी उसको ये हेड कर रहे थे सचिन वाजे। अब वो मसला एक अलग मसला है और उसको भी जानते हैं कि वो एक तरह का पॉलिटिकल टसल बन गया शिवसेना और उनके बीच में। तो सचिन वाजे का पूरा मसला ये है कि अब सामने आ रहा है कि वो जो गाड़ी प्लांट की वो सचिन वाजे ने प्लांट की, उसमें एक गुजरात के जो बिजनेसमैन थे जिनकी वो गाड़ी बताई गई, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तो ये ऐसी एक अजीब स्थिति है जो 2 तरह के सवाल खड़े करती है कि एक, क्या ऊपर के पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी थी कि सचिन वाजे क्या कर रहे हैं? अब ये सवाल खड़ा होता है परमवीर सिंह के ऊपर कि क्या उनके अंडर में, जो कि एपीआई भी है, और इतने महत्वपूर्ण मसले उनको दिए गए जो कि आमतौर पर डीसीपी एसपी लेवल के अधिकारियों को दिए जाते हैं, जो कि अर्नब गोस्वामी का टीआरपी का मसला हो या और भी 2-3 मसले हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन एक एपीआई को दिया गया जो कि एक थानाध्यक्ष से भी नीचे की पोस्ट है या उनके अंडर में काम करने वाला। तो अगर परमवीर सिंह की जानकारी में ये हो रहा था तो भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है पूरे पुलिस महकमे पे कि इतने बड़े उद्योगपति के उसमें किस नियत से क्यों करवाया गया ये सब। अगर परमवीर सिंह की नाजानकारी में ये सब हो रहा था तो भी उनके ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़ा करते कि 1-2 छोटे सा अदना सा पुलिस विभाग का कर्मचारी इतना बड़ा, एक देश का बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट उसके घर के सामने इतनी बड़ी साजिशें रच रहा है और पुलिस महकमे के चीफ को हवा नहीं कि उसकी नाक के नीचे क्या चल रहा है। तो इस पूरी स्थिति पर शरद जी और शार्दुल, पहले शरद जी से आपका मैं आकलन जानना चाह रहा हूं कि आप कैसे देखते हैं इस मसले को, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी इस मसले को लेकर बहुत हमलावर है और उसका ये कहना है कि पुलिस वाले इसमें बहुत छोटी मछलियां हैं। असल में इसके तार बहुत ऊपर से जुड़े हैं और उसके तार राजनीतिक उससे शक्तियों से जुड़े हैं। और सचिन वाजे का अतीत देखते हुए इस बात को न मानने की भी बहुत सारी वजहें हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं कि मानने को आप मजबूर हो सकते हैं। शरद जी, देखिए, आपके जो आप इस पे टिप्पणी चाहते हैं, तो मैं टिप्पणी के बजाय पहले, क्योंकि मुझे भी बहुत ढेर सारी चीजें नहीं पता, तो मैं सवाल ही उठाऊंगा कि सबसे पहली चीज जो मुझे अभी तक, जब से ये प्रकरण शुरू हुआ है, नहीं समझ में आ रहा कि आखिर जिलेटिन की छड़ें एक स्कॉर्पियो में एंटीलिया के सामने रखने का प्रयोजन क्या था।
जी अभी तक पुलिस या एनआईए जो भी जांच कर रही है, ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रही कि साहब एक एक बिल्डिंग के सामने अगर कहीं पे उनको विस्फोट करना था तो विस्फोट करते, लेकिन उसमें कहीं भी ट्रिगर नहीं था, उन जी छड़ों के साथ डिटोनेटर नहीं था कि उनमें कहीं विस्फोट हो सकता। हाँ सिर्फ जिलेटिन की छड़ें रखने से क्या प्रयोजन था किसी का? तो एक ये नहीं क्लियर है। दूसरी चीज, एक जैसा आप कह भी रहे हैं, एक एपीआई की इतनी बड़ी हैसियत, और इसमें बार बार ये भी कह रहे हैं फडणवीस कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी शिवसेना ने उनसे उनके ऊपर दबाव डाला था सचिन वाझे को बहाल करने के लिए। जी तो सचिन वाझे ऑब्वियसली शिवसेना के एक स्पोक्सपर्सन थे, और जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन एक सस्पेंडेड आदमी एक राजनीतिक पार्टी कैसे ज्वाइन कर सकता है? क्योंकि अंडर सस्पेंशन आप आधी सैलरी सरकार से ले रहे होते हैं, हम्म, और आपको ये भी कहा जाता है कि ड्यूरिंग सस्पेंशन आप हाजिरी लगाएंगे। ये जी नहीं कि आप घर पे बैठ जाएंगे, आप दफ्तर में आके रोज हाजिरी लगाएंगे। हाँ तो आप जब हाजिरी लगा रहे हैं पुलिस में, और उसके बाद आप एक पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन बन गए हैं, हम्म, ये पॉसिबल कैसे था? अगर ये मानते भी हैं फडणवीस, आज इस चीज को ऑब्जेक्ट, इस पे आपत्ति जता रहे हैं, तो जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कैसे बर्दाश्त किया कि एक सस्पेंडेड पुलिस पुलिस अफसर जी उनकी सहयोगी पार्टी का स्पोक्स पर्सन बना बैठा है? तब हम्म, उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया। हम्म, तीसरी चीज कि असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर या हेड कांस्टेबल बहुत ही छोटी पोस्ट होती है, जी उसका डायरेक्ट पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट करना ठीक बात हाँ बिल्कुल समझ से परे है कि महत्वपूर्ण उसके उसके ऊपर इतनी हियरार्की होती है कि हम्म, उसके ऊपर इंस्पेक्टर होगा, इंस्पेक्टर के ऊपर एक डिप्टी एसपी होता है, डिप्टी एसपी के ऊपर एसपी होता है, तो या एसीपी डीसीपी और स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, तब कमिश्नर होता है। तो बड़ी लंबी हियरार्की होती है, और ऐसे में अगर एपीआई सीधे पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट कर रहा है, और मुझे इनके सस्पेंशन के पीछे ये जो इनका अरेस्ट हुआ है, और जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर को हटाया गया, तो उसमें जो वजह समझ में आती है, यहाँ पे मेरी टिप्पणी है, अभी तक सवाल थे, जी मेरी टिप्पणी ये है कि उनको जो हटाया गया है, मुझे जो लगता है वो दो वजह से। पहली वजह ये है कि आपने, या तो उन्होंने कहीं ना कहीं परमवीर सिंह ने ऊपर से अपनी पॉलिटिकल मेंटर्स की इजाजत ली, हम्म, और अगर नहीं ली है तो वो भी अब क्लियर हो जाएगा जांच में, एनआईए में, कि हाँ, वो उसमें पॉलिटिकल मास्टर्स उसके पार्ट नहीं थे, और उन्होंने अपने लेवल पे सचिन वजह को। हम्म, तीसरी चीज, ये कैसा एपीआई था, वो भी सस्पेंशन के दौरान, जो लैंड क्रूजर प्राडो पे चलता था, जो मर्सिडीज मर्सिडीज पे चलता था। बिल्कुल एक हेड कांस्टेबल या असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर की क्या सैलरी होगी? सस्पेंशन में आधी सैलरी आती है। हम्म, आप एक ऑटो से चलने लायक होते नहीं है, बस से चलने लायक रहते हैं, और उसके बाद आप मर्सिडीज और प्राडो में चल रहे हैं, तो उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या था? ठीक है और ये पहला ही मौका नहीं है कि जब एक कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इतना पावरफुल हो जाए। हम्म, आपको अगर याद हो, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे भी एक जमाने में कांस्टेबल हुआ करते थे, हाँ और आज जो आदमी किसान आंदोलन के का फेस बना हुआ है, राकेश टिकैत, हाँ वो भी कभी पुलिस कांस्टेबल कांस्टेबल ही थे। ठीक तो एक पुलिस कांस्टेबल की वक्त बात कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक और बड़ा दिलचस्प वाकया है और उसका बड़ा दुखद अंत हुआ जो दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर थे राजवीर सिंह जिनका जिनकी मौत हो गई एक बिल्डर के साथ उसमें बाद में वो भी उनका इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, भी वैसे ही जैसे सचिन अ, जैसे सचिन वजह या दया नायक, या इस तरीके से एक पूरी ट्रिगर हैप्पी पुलिस ऑफिसर्स की एक जमात रहती है, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, या मुंबई पुलिस। हर जगह ये एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अलग ही लोग होते हैं। हम्म, हम्म, ठीक उत्तर बात प्रदेश में कभी कभी शैलजाकांत मिश्र को सुपर कॉप का दर्जा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने बतौर एसएसपी गाजियाबाद में जितने भी गैंगस्टर्स थे, तब वो नोएडा गाजियाबाद का ही पार्ट होता, तो उन सबका सफाया कर दिया था पूरे हाँ वेस्टर्न यूपी में, तो सुपर कॉप का दर्जा उनको दिया गया था। हम्म, तो इस तरीके से एक होते ही हैं, लेकिन आपको एक कानून के दायरे में रहकर ही चलना होता है। अगर आप कानून के दायरे से बाहर जाते हैं
आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करने लगते हैं, तो फिर वो आप कहाँ पे जाके रुकेंगे? जैसे राजवीर सिंह का था, कहा जाता था कि साहब वो पैसे लेके गैंग वॉर में शामिल हो गए थे। एक गैंग से पैसा लेते थे, दूसरे के आदमी को मार देते थे, फिर दूसरे से पैसा लेते थे, पहले के आदमी को मार देते थे। और तो बिल्डिंग में, प्रॉपर्टी डीलिंग में इन्वेस्ट कर रहे थे। जी, और ये मुंबई में भी हुआ। हाँ। जो दया नायक थे वो भी पुलिस इंस्पेक्टर थे, लेकिन उनके पास जिस तरीके के आलीशान बंगले, फ्लैट्स, पूरी गाड़ियां, पूरी एक संपत्तियों की अथाह लिस्ट थी। जी जी जी, ठीक बात। शार्दुल बहुत समय से शांत हैं। शार्दुल क्योंकि ये बड़ा एक सिनिस्टर डिजाइन सामने आ रहा है, जिसमें नो डाउट एक टॉप पुलिस वाले शामिल दिख रहे हैं, पॉलिटिकल मास्टर्स की भी भूमिका सामने आ रही है। ये मोटिव के लेवल पे चीजें नहीं समझ में आ रही, लेकिन एनआईए की तरफ से या जो बयान लीक हुए उसमें ये सिर्फ कहा जा रहा है कि सचिन वाजे ये चाह रहे थे कि अभी हाल ही में उनकी बहाली हुई थी, और वो चाह रहे थे कि कोई एक ऐसा बड़ा काम रच दिया जाए जिससे कि लाइमलाइट में आ जाए और सबकी नजरों में आ जाए और पॉपुलर हो जाए। इसलिए उन्होंने ये सब खेल किए। ये भरोसे के लायक कहानी है शार्दुल, और शरद जी से भी पूछा जाएगा इसके बाद। पहले शार्दुल नहीं है, पर मैं जवाब देने से पहले मैं श्रोताओं को बता देना चाहता हूँ, अतुल जी जो कहना चाह रहे थे नहीं कह पाए, वो ये कि ये मेरे लिए बहुत रुचि का मामला है। अगर हिंदुस्तान में पुलिस ईमानदार होती तो मैं बिल्कुल वही काम कर रहा था। मुझे अपराधियों को पकड़ना और गुत्थी सुलझाने से बेहतर कुछ नहीं लगता। खैर, तो एक और बात ये कि शायद पहली बार भाजपा के पास अपने को डिफेंड करने के लिए नहीं है, तो उनके प्रवक्ता खुश होंगे। पर इस मामले को जरा पीछे हटके देखें। जो आपने थ्योरी बताई ना, वो विश्वास के लायक नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। काफी सारे पॉइंट शरद जी ने किए कि इतना करप्ट व्यक्ति मर्सिडीज में चल रहा था, ये कैसे था, क्या ये सब भी अधूरा था? जो उन्होंने बात कही कि वो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर था, तो मैं बता दूं, पुलिस कंडक्ट रूल्स कहते हैं कि आप सस्पेंशन में भी अपने नाम से व्यापार और पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं हो सकते। और इन्होंने जो इस्तीफा दिया था वो खारिज कर दिया गया था, वो मंजूर नहीं हुआ था। तो यानी ये निलंबन के ग्राउंड भी थे इनके, है ना, कि पॉलिटिकल पार्टी के कार्ड कैरिंग शिवसेना के मेंबर थे। अच्छा, जो बातें पूर्व मुख्यमंत्री बता रहे हैं, है ना, भाजपा के, वो आज उसकी ऑब्जेक्शन ला रहे हैं, जैसा शरद जी ने कहा, तब नहीं लाए। ये सारे मामले को अगर आप पीछे हट के देखें तो मैं अपने पुराने राग पे आ जाऊंगा। ये क्लासिक केस है कि पुलिस रिफॉर्म राज्यों में बिना किसी देर के लागू होने चाहिए। ये पुलिस रिफॉर्म के लिए केस है। अगर आप इसको केवल अंबानी की बात से ना देखें या राजनीतिक जो इनकी गुत्थी चल रही है, क्योंकि आप देखिए ये व्यक्ति केवल रीइंस्टेट नहीं हुआ, ये रीइंस्टेट होकर रीअसाइन हुआ सीआईडी को, फिर पुलिस की, और फिर उस सीधे कमिश्नर से नेगोशिएट कर रहे हैं या रिपोर्ट कर रहे हैं। जी, मैं वही बता रहा हूँ। फिर उस सीआईडी में जो मेन चीज होती है, सीआईयू, इंटेलिजेंस यूनिट जो होती है सीआईडी की, ये उसके मेंबर थे, है ना। अच्छा, अब इन सारी चीजों के बावजूद क्या सब सो रहे थे? इसका जवाब इस सवाल को और बढ़ा देते हैं। केवल शिवसेना ही नहीं, एनसीपी के गृह मंत्री, है ना, जो सुबह मुंह अंधेरे की सरकार के उप मुख्यमंत्री भी थे थोड़ी देर को, है ना, क्या वो अपनी डेली इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं ले रहे थे? जो उन्हें पुलिस कमिश्नर या जो भी व्यक्ति होते हैं वो उन्हें दी जाती हैं, उन्हें जरूरी है। गृह मंत्री का काम यही है ना, जो सरकार का गवर्नेंस है, क्या वो भी नहीं कर रहे थे? उन्हें ये चीजें नहीं मालूम थी। जो ये आर्ग्यूमेंट है कि सचिन वाजे ने ये प्लान बनाया लाइमलाइट में आने के लिए, तो भैया लोन वुल्फ थ्योरी इसमें इतने ऑर्गेनाइज उसमें लागू नहीं होती। अगर लोन वुल्फ थ्योरी थी तो शिवसेना और एनसीपी वाजे को इतनी तेजी से क्यों डिफेंड कर रहे थे? जो हम अभी बात कर रहे हैं परसेप्शन की, आप परसेप्शन से हटके देखिए ना, जो रोज का गवर्नेंस होता है पुलिस का, जो हर काम में होता है, हमारे पत्रकारिता में भी है, जो रोज की अपडेट है, जो ऊपर तक जाती है कि क्या चल रहा है। आप बताइए, क्या अर्नब के केस में है, क्या इस केस में अपडेट नहीं ली जा रही थी 2 हफ्ते से, जब से चल रहा है डेली ऊपर तक? क्या मुकेश अंबानी जी से संबंध बनाने के लिए जो ये लोग कह रहे हैं कि शिवसेना ने किया, क्या उनसे अंबानी जी से संबंध नहीं होंगे? उनके एनसीपी के भी होंगे। शरद पवार जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या उनके कोई बोलचाल नहीं होगी मुकेश अंबानी जी से? ये सारी बातें मुकेश अंबानी के घर के सभी फंक्शंस में आपको ठाकरे परिवार पूर्ण अटेंडेंस में मिलता है। मैं वही कह रहा हूँ शरद जी कि ये सारी बातें ना मामले को घुमाने का तरीका है। ये व्यक्ति अकेला इस काम को कर नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है
उसने एनकाउंटर किए हैं। देखिए, एनकाउंटर से मुझे एक अलग प्रॉब्लम है, क्योंकि आप इंस्टीट्यूशनल किलर्स बना रहे हैं, पर एक अलग चीज है, क्या उसे नहीं पता होगा कि मैं किस लेवल तक खेल सकता हूँ, किससे नहीं खेल सकता, जो व्यक्ति इतने लंबे समय से काम कर रहा है। ठीक बात है। इसके पीछे जो कारण था, वो जब मोटिव हमें पता चलेगा कि वो जो स्कॉर्पियो के मनसुख हिरेन जो थे, उन्हें क्यों मारा गया, वो मोटिव जिस दिन हमें पता चल जाएगा, उस दिन आपके सामने जैसे कि ये ताला है ना, ये गुत्थी है, इसकी चाबी मिल जाएगी आपको। चलिए, ये ऐसा मसला है कि हम उम्मीद करेंगे कि एनआईए जल्द से जल्द इस पूरे मसले को का पर्दाफाश करे और ये जो गुत्थी है इसको सुलझाए, क्योंकि ये अजीब सी कहानी एक बन गई है और ये करप्ट सिस्टम की तरफ इशारा करती है। मतलब सिस्टम करप्ट है, सबको पता है, हम लोग कहते हैं, सुनते हैं, हर आदमी आंख बंद करके कहता है करप्ट है, लेकिन ये देख रहा है सिस्टम का, इंस्टीट्यूशनल करप्शन का, कैसे अंदर चीजें सड़ रही हैं, उसका एक संकेत है सचिन वाजे की पूरी कहानी। और लंबे समय से ऐसे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं और सरवाइव भी कर रहे हैं, तो चिंता की बात है। इसे एक मैं एग्जांपल दूं छोटा सा, जिससे सुनने वाले समझ सके। देखिए, अगर ये राजनीतिक प्रेशर नहीं होता, तो जब और हमारी ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म्ड होती, सही से काम कर रही होती, तो जब सचिन वाजे की फाइल रीस्टेटमेंट के लिए आई, और मैं मानता हूं कि बहुमत से उस कमेटी में जितने भी पुलिस अधिकारी हो सकते थे ऊपर वाले, वो कहते नहीं अभी जरूरत है, तब भी आपको ये चांसेस है कि उसमें 1, 2, 3 व्यक्ति ऐसे होते जो कहते नहीं, इसका पास्ट अच्छा नहीं है, इसे आप सीआईडी को असाइन मत करो, इसे सीआईयू को असाइन मत करो, इसे नागरिक संभालने में लगा दो, कोविड के लिए यहाँ ड्यूटी चाहिए वहां लगा दो। इसलिए पुलिस रिफॉर्म जरूरी है। ठीक बात। समय को ध्यान में रखते हुए हम जो अगला विषय है उस पर बढ़ते हैं। बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और हमारे दो साथी मेघनाद और मनीषा इस समय ग्राउंड पर हैं, वहाँ बंगाल के चुनाव को कवर कर रहे हैं। इसके अलावा भी एक और रिपोर्टर वहाँ पर हमारे टीम के साथ जुड़े हुए हैं, तो एक पूरी टीम काम कर रही है। परीक्षित सान्याल भी बंगाल में है। तो हमारी योजना बहुत लंबे उस पर कवर करने की है, व्यापक स्तर पर कवर करने की है बंगाल के चुनावों को। तो बंगाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेघनाद, अगर आप बता सकें कि वहाँ के क्या हालात हैं, किस तरह की स्थितियां हैं, किस तरह का अभी शुरुआती दौर है चुनाव का, पहले चरण का चुनाव करीब आ रहा है, क्या देख पा रहे हैं आप लोग वहाँ पर? जनता, ये एक स्थिति दिख रही है कि एक बड़ी लहर, एक नई पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अपनी उपस्थिति लोकसभा चुनाव में दर्ज करवा चुकी है। विधानसभा में भी क्या वो चीज दिख रही है आपको? क्या ममता बनर्जी के सामने हालात उतने कठिन होने वाले हैं, या फिर कुछ और भी चीजें हैं, कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिनको आप देख पा रहे हैं? हाय अतुल, हाय। मैं अभी बंगाल में हूँ और अभी मैं कितने दिन हो गए, 4 दिन हो गए यहाँ पर आकर। हम ट्यूसडे को लैंड किए 1 बजे, और तब से हम बेसिकली ग्राउंड पर ही है, एक के बाद एक स्टोरी पे जंप कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब इलेक्शन तो बोल नहीं सकते, पर काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिले कुछ। तो अभी तो हमारे वेबसाइट पर सब नहीं है, पर 1-2 रिपोर्ट ऑलरेडी जा चुके हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो मेघनाद, मैंने आपने जो काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन डाली थी, उनमें से देखा था कि एक बहुत ही यूनिक टीएमसी और बीजेपी ऑफिस आपने देखे एक दूसरे से लगे हुए, वहाँ की क्या स्टोरी है? अरे वो बहुत ही मज़ेदार था। ओके, मैं थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ। एक्चुअली मैं और परीक्षित निकले थे, क्योंकि हम जब लैंड किए ट्यूसडे को 1 बजे, तो उसके बाद हम गए थे, बेसिकली हम कुछ ऑफिसेस में जा रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज के, कि आपके रैलीज कब हो रहे हैं, हमको कवर करना है, उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो वहाँ पे एक बहुत ही रैंडम आदमी ने बोला कि हेस्टिंग्स बीजेपी ऑफिस में बवाल हो रहा है। तो हेस्टिंग्स बीजेपी, जो कि कोलकाता में एक उनका हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पर बहुत सारा प्रोटेस्ट चालू था। तो हमने पूछा क्या प्रोटेस्ट चालू है, कि बीजेपी के वर्कर्स ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हमको लगा इंटरेस्टिंग, तो चलो भागे हम वहाँ पे हम भागे, वहाँ पे लोगों से बात किया, तो पता चला कि वो जो लोग थे वो हावड़ा से थे, और वो बहुत गुस्से में थे, क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट दिए गए थे बीजेपी के जो उनको पसंद नहीं थे। तो हम बात कर रहे थे एक्सेट्रा, तो एक बहुत ही रैंडम घटना हुई कि एक आदमी ने वहाँ से एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और फेंका बिल्डिंग की तरफ, क्योंकि एक बीजेपी के लीडर बाहर आ रहे थे, और वो पत्थर जा लगा पुलिस को। तो पुलिस कर्मियों ने बहुत मारामारी करके उनको भगा दिया,
पर मतलब इतना क्रेजी हुआ तो फिर हमको लगा कि इसको थोड़ा सा और फॉलो अप करना चाहिए। तो हमने कुछ लोगों से बात किया था, तो हमको 3 नाम मिले थे उसमें से, 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी के। तो हमने सोचा कि नेक्स्ट डे जाके हम वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाते हैं, वहाँ पे बीजेपी वर्कर्स के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं, क्योंकि एक और थियरी चल रही थी, कॉन्स्पिरेसी थियरी, कि ये सब टीएमसी के वर्कर्स है, ये आके बस बवाल कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी का नाक कटवाना है टाइप्स। तो हमको वो भी एक चेक करना था कि वो एक्चुअली बीजेपी के वर्कर्स थे भी या नहीं। तो हम पहले गए पांचला में और उसके बाद हम काफ़ी घूम कर पहुँचे डोमजूर के एक ऑफिस में। तो वो तो हमने वीडियो बनाया हुआ है, पर आई थिंक आप जो घटना की स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हो, तो वो डोमजूर में एक्चुअली हम काफ़ी घूमे, मैं और परीक्षित, क्योंकि डोमजूर टाउन में तो हमको बीजेपी ऑफिस नहीं मिला, और इस हद तक हो गया था कि हम रैंडम घरों में जहाँ पे बीजेपी के फ्लैग्स लगे हुए वहाँ पे खटखटा के पूछ रहे थे कि भैया आपका ऑफिस यहाँ पे है क्या? तो क्योंकि मिल ही नहीं रहा था। ये संजीव बैनर्जी उनका कैंडिडेट है और उनका कोई नामो निशान नहीं है, कुछ ऑफिस नहीं मिल रहा है, इतना टाउन में मार्केट में किसको पता नहीं है, मेन मार्केट में। तो घुमाकर हमको 2-3 जगह में भेजे, फिर बोले कि गलत ऑफिस है। एक बिरयानी वाला चला रहा था एक दुकान, वो बोला कि हाँ मैं चलाता हूँ बीजेपी का ऑफिस पर अभी बंद है, तो वहाँ पे हम बिरयानी खा लिए, कुछ नहीं तो फिर बाद में हम फिर घूम के पहुंचे एक सलाब ब्रिज करके है, उसके नीचे वो बोले कि यहाँ पे कैंडिडेट बैठते हैं। तो हम गए और फिर वहाँ पे देखा तो एक बहुत बड़ा टीएमसी ऑफिस था। तो हमने पूछा कि ये तो टीएमसी का ऑफिस है, लोगों से पूछा, बोले वो उसी की तरफ पॉइंट करते थे कि संजीव बैनर्जी कहाँ बैठते, तो वो टीएमसी के ऑफिस में बैठते। तो हमने बोला नहीं अब उन्होंने पार्टी चेंज कर दी है, बीजेपी में गए। तो लोग बोलते थे हाँ ओ अच्छा ओके फिर नहीं पता हमको। तो फिर हम जिस दरवाजे खटखटाते रहे थे आसपास कि कहाँ बैठते, तो एक औरत ने हमको बताया, पासर बाय औरत ने, कि एक टाटा स्काई लगा हुआ है वो टीएमसी ऑफिस के ऑपोजिट एक बिल्डिंग में, नया वाला, उधर ही बीजेपी का ऑफिस है। और हम वहां गए तो बेसिकली कंपाउंड पे बस टीएमसी के फ्लैग्स लगे हुए थे। तो हम बड़े कंफ्यूज हो गए कि हम अंदर जाए नहीं जाए, बीजेपी के ऑफिस पे टीएमसी फ्लैग। हाँ, पर फिर भी हम गए अंदर पूछने, तो वहां से आए 3 आदमी थे वहां पे, उन्होंने बोला कि नहीं यही बीजेपी का ऑफिस है हमारा और यहीं पे संजीव जी बैठते हैं। तो हमने पूछा कि है क्या, बोले कि नहीं अभी तो वो दिल्ली में। तो बोले कि आप कौन हो, बोले कि हम तो अमित शाह जी के साथ आए हैं, हम तो बिहार से हैं और हमको यहाँ पे बिठा दिया गया, हमको पता नहीं क्या हो रहा है। क्या? अच्छा, ये सारी मजाक की बात तो चलती रहेगी। ये बात बताइए कि बंगाल में जो ये मेन नैरेटिव खासतौर से मेन टीवी मीडिया में चल रहा है, उसके अलावा व्हेन यूर गाइज ऑन द ग्राउंड, और मैं श्रोताओं के लिए बता देना चाहता हूँ, परीक्षित हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं जो मनीषा और मेघनाथ के साथ गए हैं, तो वहाँ पे क्या अंडर करंट देख रहे हो आप? कि अंडर करंट अगर नहीं भी दिख रही तो व्हेन यू टॉक टू पीपल, जब आप लोगों से बात कर रहे हो तो रिस्पांस क्या मिल रहा है? क्योंकि जब आप ग्राउंड पे लोगों से बात करते हो ना, तो उनकी बात हमेशा चुनाव में नुआंस्ड होती है, ये नैरेटिव तो टीवी पर चलता है जी। वैसे तो यहाँ पे लोगों से बात करने के बाद ये तो पता चल रहा है कि टीएमसी के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है। और गुस्सा इस बात का नहीं है कि वो टीएमसी के लोग या फिर ममता बनर्जी के लोग हैं एक्सेट्रा, बट लोकल जो टीएमसी के लोग हैं ना, उनके खिलाफ बहुत गुस्सा है, क्योंकि यहाँ पर कट मनी और एक्सटॉर्शन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि हम बाराकपुर गए थे। बाराकपुर में वहाँ पे 2019 में कुछ रायट्स हुए थे, मतलब बेसिकली पोस्ट पोल लोकसभा इलेक्शंस के बाद एक भाटपाड़ा करके एरिया है, वहाँ पर बहुत बड़े राइट्स हुए थे। तो मीडिया में कवर किया गया था कि वो 3 हफ्ते के लिए वो राइट्स चले थे, पर हमको वहाँ पे जाके पता चला कि 5 से 6 महीने तक इंसिडेंट्स हो रहे थे। और इंसिडेंट्स मतलब बहुत ही भयानक इंसिडेंट्स, मतलब बंदूक से एक पानीपुरी वाले को गोली मार दी, फिर कुछ दुकान जला दिए, और कुछ वो बता रहे थे हमको कि कुछ 90 से 100 के आसपास दुकान जला दिए पूरे। 2-3 बार जलाए, एक बार ही नहीं। मतलब उन्होंने फिर से रीबिल्ड किया, उसको फिर से जला दिया। अच्छा, मतलब ये बहुत ही, हाँ
जी। और वो बोल रहे थे कि, तो हमने पूछा कि क्यों हुआ ये, तो बोले कि दो पार्टी के बीच में झगड़ा शुरू हुआ, मतलब बीजेपी और टीएमसी के बीच में, और उसके बाद वो हिंदू मुस्लिम का मामला हो गया, राइट। पर उनको गुस्सा इस बात का था कि एक तो टीएमसी वाले उनसे एक्सटॉर्शन, मतलब टीएमसी वाले पावर में थे तब वो एक्सटॉर्शन करते थे, कटमनी लेते थे एक्सेट्रा। अब बीजेपी वाले भी वही कर रहे हैं, राइट। मतलब जो टीएमसी से बदल के बीजेपी में आए हैं वो भी वही कर रहे हैं, पर उनकी मदद कोई नहीं करने आया। जब ये सब दुकान जला दिए तो उनकी मदद कोई नहीं करने आया। कुछ बता रहे थे कि 40 से 50 लाख रुपए का उनका नुकसान हुआ, लोग भी मरे काफ़ी, पर उनको जो कंपेंसेशन मिला वो 15,000 रुपए मिला, और वो भी आधे दुकानों को मिला, सारे दुकानों को नहीं मिला। तो लोगों को गुस्सा बहुत है। पर एक और चीज़ देखने को मिलती है, ये जो मैं आपको सब बता रहा था वो हमको सब ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे, क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनका चेहरा है, क्योंकि उनको पता था कि ये मीडिया में आ गया तो उनको आकर बहुत पीटेंगे, उनको आकर मारेंगे। तो हमने पूछा कौन मारेंगे, तो बोले कि दोनों पार्टी के लोग मारेंगे। मतलब एग्जैक्टली हो क्या रहा है वो समझ में नहीं आ रहा था। ये तो वही बात है ना, जो ये लोग कहते हैं कि वो पुराना कार्डर ही पार्टियां बदलता रहता है, हाँ, और अपना बिहेवियर सेम रखता है। एग्जैक्टली। इसीलिए हम एक्चुअली बाराकपुर में जब थे तो हम एक्सप्लोर वही कर रहे थे, पार्टी की नज़र से नहीं कर रहे थे, पर वहाँ के जो स्ट्रॉन्गमैन है अर्जुन सिंह, उनकी स्टोरी हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। वो स्टोरी तो फिलहाल हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, उनके लड़के से बात हुई है हमारी, वो भी हम एक्चुअली स्टोरी में इंक्लूड करेंगे, तो उस पर नज़र रखिए, न्यूज़ लॉन्ड्री पर ज़रूर नज़र रखिए। ये थोड़ा सा एक लंबा इन्वेस्टिगेशन है, वो हम कर रहे हैं। नहीं, ये स्टोरी ज़रूरी है, बिकॉज ये बड़े नैरेटिव के चक्कर में असल में क्या परेशानियां हैं ग्राउंड पर, वो पीछे रह जाती हैं। और जैसे आपने बात बताई कि राष्ट्रीय मीडिया में, मेन मीडिया में 3 हफ्ते और कुछ समय इस तरह का था, 20-25 दिन का यानी, लेकिन असल में वो रायट जैसी सिचुएशन और लोगों का एक्सप्लॉयटेशन 5-6 महीने चला। तो ये तो मीडिया का फेलियर है। बिल्कुल। और एक चीज़ शार्दुल, पिछले साल अक्टूबर में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी यहाँ पर। एक मनीष शुक्ला करके एक काउंसलर है बीजेपी के, एक्चुअली वो पहले टीएमसी में थे, फिर उन्होंने स्विच करके वो बीजेपी में आ गए अजीत सिंह के जीतने के बाद, उनको ही ज्वाइन किया। तो उनको पुलिस स्टेशन के सामने, लिटरली सामने, उनका असैसिनेशन हो गया। उनको 22 गोलियों से मारा गया, मतलब एक सीसीटीवी कैमरा में वो कैप्चर भी हुआ है, और वो इन्वेस्टिगेशन का कुछ नहीं हुआ। तो हमने उनके पिताजी से भी बात की, और वो भी बता रहे थे कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या फिर पुलिस की तरफ से या फिर हॉस्पिटल्स की तरफ से कुछ उनको मदद नहीं मिली। और मतलब इन्वेस्टिगेशन तो कहीं जा ही नहीं रहा है। कुछ लोगों को अरेस्ट किया है जिनका वो कह रहे हैं कि टीएमसी के साथ कनेक्शन है, पर मतलब यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर देखी जाए तो बहुत ही घटिया है। मतलब बाराकपुर में तो मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ऐसे इंसिडेंट सुनने को मिले तो कांप गया मैं बेसिकली। हाँ। और छोटे छोटे लोगों के, मतलब ऐसे नहीं कि बस पॉलिटिकल लीडर्स पर अटैक हो रहे, उन पर तो हो ही रहे, पर छोटे छोटे लोगों के, मतलब हाथ काट दिए, गोलियां झाड़ दी, पानी पूरी बेचने के लिए खड़ा था उसको गोली मार दी। तो मतलब कुछ भी चालू, मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर नेक्स्ट लेवल है यहाँ पर। हाँ, नहीं, वो बंगाल में, इनफैक्ट मैंने अभी हाल ही में इंटरव्यू किया, वो जल्दी पब्लिश होगा। बंगाल और उड़ीसा से काफ़ी लंबे समय तक पत्रकारिता करते रहे संबित पाल, उन्होंने किताब लिखी है। जी आप बोल रहे थे। हाँ, वो बहुत अच्छी किताब है। बंगाल के चुनाव जो अभी आ रहे हैं उस पर कोई भी रिपोर्टर को भी पढ़नी चाहिए। इट रीड्स लाइक अ रिपोर्टर्स डायरी। तो इट्स रियली गुड। तो वो भी, मैंने उनसे भी यही पूछा था कि बंगाल की वैसे लॉ एंड ऑर्डर में भले ही ज़्यादा बात ना होती हो, लेकिन पॉलिटिकल वायलेंस ऐसा किसी और इंडिया के स्टेट में नहीं होता, और इसकी बात मेन मीडिया में नहीं होती। ये भी एक बड़ी चीज़ है जो मीडिया को कवर करनी चाहिए। ठीक है मेघनाथ, अब और कुछ? शार्दुल, ये हाँ शार्दुल, ये आपने जो बोला ना बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमको ये अभी मतलब देखने को मिल रहा है, मतलब राइट देयर वी कैन सी दैट दिस इज हैपनिंग, राइट, कि हमको दिखाई दे रहा है कि नॉट ऑल इज वेल। हमको दिखाई दे रहा है कि जो सिचुएशन है पॉलिटिकल वायलेंस की, वो जैसे मीडिया में बोलते तो है कि मतलब कि यहाँ पे पूरा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब है एक्सेट्रा, पर पॉलिटिकल वायलेंस अगर आप देखेंगे तो इसका एक नेचर है, मतलब बहुत ही फ्यूडल नेचर है। जैसे
फॉर एग्जाम्पल हम जो पांचला में गए थे, तो पांचला में जो कैंडिडेट अभी बीजेपी से खड़े हुए हैं, मोहित घाटी करके है, वो वहाँ के लोकल स्ट्रॉन्गमैन है, और उन्होंने 11 साल में कुछ 6 पार्टियां चेंज किया, सब पार्टी में थे वो, बेसिकली सीपीआईएम से लेके टीएमसी से लेके कांग्रेस से लेके जो भी टिकट दे रहा है, इंडिपेंडेंट भी लड़े वो, और अब बीजेपी में पर वो पार्टी तो छोड़ ही दो, पर उनका एक्चुअली इतना दबदबा है वो एरिया में कि मतलब वो एक तो लोग कहते हैं कि वो काफी इलीगल बिजनेसेस भी चलाते हैं, ड्रग ट्रेड, प्रोस्टिट्यूशन एक्सेट्रा, पर जो टेरिटरी जो कैप्चर करके रखा है उन्होंने, वो वैसा का वैसा ही है। तो ये बहुत ही टेरिटोरियल इलेक्शन है, मतलब अगर आपके पास वो लोकल लीडर अगर आपके पार्टी में है, जो लोकल गुंडा है वो आपके पार्टी में, जो स्ट्रॉन्गमैन है वो आपके पार्टी में, तो आप जीत जाओगे। हाँ, वो जैसे यूपी में प्रतापगढ़ के वो राजा भैया है, ऐसे ही यहाँ पर ये है, चाहे सरकार किसी की भी है, इनकी जायदाद सलामत रहती है। जी जी जी, ठीक है, तो आप और कुछ श्रोताओं को बताना चाहते हैं? एक और हमने स्टोरी की है, वो एक्चुअली कल हम न्यूसेंस में आएगी। बेसिकली मैं और मनीषा और परीक्षित तीनों ने एक ऐसे शख्सियत को ढूंढ के निकाला कि जिनका फोटो आया था प्रधानमंत्री जी के साथ। हाँ, लक्ष्मी देवी नाम है उनका, वो मुझे मालूम है। हाँ बसंत ने भी इस पर स्टोरी की है। हाँ, आई थिंक न्यूजीलैंड हिंदी में ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं वो। तो हम उनसे मिलके आए आज, अभी जस्ट मैं कुछ मिनटों पहले वापस वहीं से आ रहा था। अच्छा। तो उन्होंने एक्चुअली उनसे भी बात करके बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ पर्सपेक्टिव मिले कि उनको पूछा कि आपको घर मिला है, तो बोले नहीं, 5 लोग एक कमरे में रहते हैं, रेंटेड एक कमरा है 500 रुपए का, वहां पे रहते हैं, और उनकी कमरा तो मतलब घर तो नहीं मिला, पर मेरा फोटो आ गया तो फेमस हो गए। बोले कि एक हफ्ते के लिए वो बाहर नहीं निकली, डर रही थी। तो हमने वही पूछा कि अच्छा, तो घर नहीं मिला, पर आपको मोदी जी के बारे में क्या कहना है? तो वो हंस पड़ी और बोली कि नहीं, वो तो अच्छे हैं, वो तो हमारे भैया जैसे, अब तो साथ में फोटो भी छप गई है, तो बोल भी सकती हूँ कि मेरे भैया जैसे है। और तो मनीषा ने पूछा कि मतलब आपको उनसे कुछ उम्मीद है? तो वो बोले कि हाँ, मतलब अब फोटो छाप ही दिया है कि घर मिल गया, तो दे ही दो हमको घर अभी। तो मतलब, और फिर बेसिकली उन्होंने बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि उन्होंने कहा कि मोदी जी ने हमारी लॉकडाउन के समय में बहुत मदद की, क्योंकि उनको 500 रुपए महीने मिल रहे थे उनके बैंक अकाउंट में 3 महीने के लिए, तो 1500 रुपए मिले उनको। तो आप सोचिए कि एक घर में जहाँ पे आमदनी 500 रुपए है और रेंट भी 500 रुपए है, वहां पे और 500 रुपए अगर घर में है तो कितने मायने रखते होंगे उनके लिए। बिल्कुल, राइट। तो मनीषा ने पूछा कि आप वोट देने जाएंगी? तो बोले कि हाँ बिल्कुल जाऊंगी। मतलब ऑब्वियसली बताया नहीं किसको देंगे, और आई थिंक पूछना भी नहीं चाहिए, पर उन्होंने बोला कि हाँ जरूर मैं जाऊंगी, वोट करूंगी, और ये किया। और टीएमसी के बारे में पूछा तो वो बोली कि नहीं, मतलब उन्होंने कुछ पहले दिया था, पर अब तो नहीं देते कुछ, और मतलब जैसे पहले हालत थी वैसी अभी भी हालत है। उनके हस्बैंड का देहांत हो गया था। अच्छा। तो उनको कंपेंसेशन नहीं मिला, वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला था, वो नहीं मिला। तो वो थोड़ी सी रो भी पड़ी कि मतलब थोड़ी इमोशनल भी हो गई। बाकी तो स्टोरी न्यूसेंस के लिए छोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल। मैं आखिर में न्यूसेंस का तो एपिसोड शायद आ जाएगा जब तक ये पब्लिश होगा। तो मैं एक बात मतलब एक सजेशन देना चाहता हूँ। मैंने अभी वो बुक भी पढ़ी थी, यार पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहता ही है। बंगाल के राजनीति का एक एस्पेक्ट है गोरखालैंड का, जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती मेन स्ट्रीम मीडिया में। अगर आपको मौका पड़े तो उससे रिलेटेड पॉलिटिकल सब्जेक्ट से भी बात करके देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज एक्चुअली हम वो भी 100 साल पुरानी I'm sorry मैं कह रहा था वो भी 100 साल पुरानी स्टेट सेपरेशन की मांग है। हाँ बिल्कुल, गोरखालैंड की मांग ना। तो मैं जब सिक्किम में था तब ये उन्होंने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया था, तो वो पूरा स्टेट लॉकडाउन में चला गया था 1 साल के लिए, बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो वो बहुत, मतलब मुझे पता भी है, वो बहुत ही बड़ा इशू है। और नहीं ये तो मैंने पर्सनल सजेशन दिया था। पर हमारी कोशिश रहेगी। एक्चुअली हम वही प्लान आउट भी कर रहे थे कि अभी फिलहाल तो हम कोलकाता में और आसपास के एरियाज में जा रहे हैं, पर हम आई थिंक 2 हफ्ते बाद नॉर्थ भी जाएंगे, मालदा,
कुछ बिहार एरियाज में, वो हम थोड़ा सा प्लानिंग कर रहे हैं। और पर वो प्लानिंग किस पर डिपेंडेंट है शार्दुल, मैं वो भी बता देता हूँ, वो हमारे सब्सक्राइबर्स पर डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर हमारा बजट आ गया तो हम जा पाएंगे, अगर नहीं आया तो हमको वापस आना पड़ेगा। बिल्कुल, इसीलिए मीडिया को अगर खड़ा होना है तो पब्लिक को सपोर्ट करनी पड़ेगी। नहीं तो देखिए, जैसे अभी मेघनाथ ने बताया कि दंगे चले 5-6 महीने, लेकिन आप बाकी सारे देश को 3 हफ्ते की खबर थी। तो अगर मीडिया पब्लिक की सपोर्ट से चलता तो वो जरूर होता। बिल्कुल। और ये विज्ञापन अगर मतलब छापे तो फिर मतलब 24 लाख जो घर दिए जो मोदी जी ने बोले, और फिर वो उसका फैक्ट चेकिंग भी हो जाता अगर विज्ञापन से नहीं चलती मीडिया तो। इसलिए जरूर सब्सक्राइब हाँ, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और याद रखिए कि जब जो मीडिया आपकी सपोर्ट से खड़ा होगा वो आपकी बात करेगा, और जो सरकार या कॉरपोरेट की सपोर्ट से खड़ा होगा वो उनकी बात करेगा। थैंक यू मेघनाथ। आप आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए कुछ रिकमेंडेशंस देना चाहते हैं? अच्छा, मुझे एक्चुअली कुछ और पढ़ने या देखने का तो फिलहाल समय नहीं मिला, पर मैं थोड़े से रिकमेंडेशंस न्यूज़ लॉन्ड्री के ही देना चाहूँगा। मैंने एक रिपोर्ट किया है पांचला से, वीडियो रिपोर्ट भी है, रिटन पीस भी है न्यूज़ लॉन्ड्री पर, वो ज़रूर पढ़िए और देखिए। वो एक मेरा फिलहाल रिकमेंडेशन रहेगा। और एक और मैं रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, मेरी वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स, क्योंकि शार्दुल ने मेंशन किया दार्जिलिंग के बारे में, तो वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स स्मैश एंड ग्रैब करके एक बुक है, मैंने पहले भी रेकमेंड की है, वो ज़रूर पढ़िए। वो सिक्किम के एनेक्सेशन पर बुक है, उसमें भी दार्जिलिंग के बारे में काफ़ी दिया गया है कि उनका क्या रिलेशन है, और वो स्टेट में कैसा उनका मतलब दार्जिलिंग से कैसे उनका रिलेशनशिप है उसके बारे में। तो काफ़ी अच्छी बुक है वो। 2 चीज़ें मैं अभी रेकमेंड करना चाहूँगा। और एक और रिकमेंडेशन, कल का न्यूसेंस देखिए, मतलब आई थिंक ये एपिसोड आएगा तब तक तो ये पब्लिश भी हो जाएगा, पर वो न्यूसेंस देखिए, बहुत ही अच्छी कहानी है, मनीषा ने नैरेट किया है, और जरूर देखिए। थैंक यू। तो हम अपनी आज की चर्चा को यहीं पर रोकेंगे, उससे पहले हम जो रिकमेंडेशन की प्रक्रिया है वो पूरी कर लें। सबसे पहले शार्दुल, मैं चाहूंगा कि आप ही अपने रिकमेंडेशन हमें बताएं। मेरा एक रिकमेंडेशन है, प्रतीक की रिपोर्ट है सचिन वाजे के ऊपर। हमने करीब 1-1.5 हफ्ते पहले की थी, लेकिन उनका जो पुराना केस है जो उनके ऊपर कस्टोडियल डेथ का, हत्या का भी शायद वो है, उसमें मामला चल रहा है। प्रतीक की वो रिपोर्ट पढ़ें, ख्वाजा यूनुस वाली रिपोर्ट। जी, ख्वाजा यूनुस था मारे गए व्यक्ति का नाम, उनकी माँ के बयान भी हैं, देखिए वो किस तरह से लड़ रही हैं। दूसरा, मेरा हमेशा का विषय पर्यावरण। न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी पर ही सुष्मिता सेन गुप्ता की रिपोर्ट है, कल ही पब्लिश हुई है, बेमौत मरने को मजबूर नदियां। हम नदियों की पूजा जरूर करते हैं लेकिन उनका ध्यान नहीं रखते, उसे जरूर पढ़े। और तीसरा, हमारे रिपोर्टर केरला, तमिलनाडु, बंगाल ये इधर के इलेक्शन कवर करने गए हुए हैं और उनकी रिपोर्ट आ रही है, उन्हें जरूर फॉलो करें। ठीक बात। शरद जी, आप क्या रिकमेंड करेंगे हमारे श्रोताओं को? 2 चीजें। पहली तो एक किताब है, किताब का नाम है, दोनों अंग्रेजी में है बाय द वे जी। पहली एक किताब है, उसका नाम है प्लेंटी फॉर ऑल, डॉक्टर एस ए दाभोलकर ने लिखी है जी। तो ये आप घर में जो गमलों में आप उगा सकते हैं चीजें, तो इतना उगा सकते हैं जो आपके लिए पूरा हो सकता है। इसी तरीके से खेतों की उपज कैसे बढ़ाएं, उन्होंने बेसिकली खेती पे है, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति के लिए जो जिसको थोड़ा सा भी रुचि है गार्डनिंग में भी, उसके लिए बहुत काम की चीज है कि आप अपने घर पे ही अपने काम की सारी सब्जियां सारा सब कुछ उगा सकते हैं जी। तो बहुत छोटी सी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, बहुत ठीक बात, सबके काम की है। और दूसरा, एक अभी मैंने छोटी सी फिल्म देखी 1.5 घंटे की, उसका नाम है सोनाटा। अच्छा। और उसमें शर्मिला टैगोर थी, अपर्णा सेन थी और लिलेट दुबे, 3 ही किरदार हैं। और 1.5 घंटे की पूरी फिल्म एक छोटे से हॉल में है, तीनों साथ में पढ़ती थी और अभी तक तीनों साथ में रहती हैं, साथ में नहीं 2 साथ में रहती हैं, शबाना आजमी और अपर्णा सेन, जबकि लिलेट दुबे किसी और व्यक्ति के साथ रहती है। तीनों की कन्वर्सेशंस में कैसे तीनों की पर्सनालिटीज निकलती है, पुरानी किस्से निकलते हैं, तो थोड़ी स्लो है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग, खासतौर से जिन लोगों को अपने कॉलेज के दिन याद करने हो
तो उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत बढ़िया। सोनाटा जी। तो मेरा 2 रिकमेंडेशन है। एक तो आज ही इंडियन एक्सप्रेस ने एक एडिटोरियल लिखा है जो कि अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे प्रताप भानु मेहता, उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया और वो एक बड़ी चर्चा का, एक बड़े विवाद का बिंदु बन गया इस समय, कम से कम बौद्धिक और एकेडमिक वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार के खिलाफ जो उनकी प्रति जो उनकी क्रिटिकल राइटिंग थी, जो वो ऑपेड लिखते थे इंडियन एक्सप्रेस में, उसकी वजह से उनको ये वहां से हटना पड़ा है। और इससे पहले उन्हें अशोका के वीसी पद से भी आज से कुछ महीने पहले कुछ हटाया गया था, हटना पड़ा था। तब भी यही सब कयास लगाए जा रहे थे, यही अटकलें लगाई जा रही थी। तो एक वो उस पर एक ऑपेड लिखा है इंडियन एक्सप्रेस ने आज, वो मैं रिकमेंड करूंगा लोग पढ़ें। किस तरह से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि इंडिया का डेमोक्रेटिक स्पेस श्रिंक कर रहा है। वीडेम इंस्टीट्यूट की खबर आई, फ्रीडम हाउस की आई, इकोनॉमिस्ट ने जो फ्रीडम इंडेक्स जारी किया उसकी रिपोर्ट आई। तो वो तमाम लोकतांत्रिक जो इंस्टीट्यूशन है उनको केंद्रित करके थी। ये एक कहानी है, एक मसला है, एक विवाद सामने आ रहा है जो कि एकेडमिक दुनिया के अंदर भी श्रिंक हो रहे डेमोक्रेटिक स्पेस की कहानी बताता है, तो वो है। और दूसरा मैं भी रिकमेंड करूंगा कि हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो हैं इस समय अलग अलग राज्यों के जो चुनाव हैं, तमिलनाडु, केरल, बंगाल, असम, वहां पर मौजूद हैं, वो रिपोर्ट्स कर रहे हैं। हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट उससे जुड़ा इस समय चल रहा है, जिसमें आप तमाम हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो हमारे शुभचिंतक हैं वो सब्सक्राइब करते हैं, अपना योगदान देते हैं, और हम उसके जरिए वो ग्राउंड रिपोर्ट्स, जमीनी रिपोर्ट खबरें करते हैं। वहां पर हमारे रिपोर्टर्स जाते हैं, तो उसमें भी आप समर्थन दें और वो सारी रिपोर्ट्स आप पढ़ें, क्योंकि उससे आपको एक वो पहलू मिलेगा जिसकी आप चाहते हैं, जिसकी आप चाहत रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि पत्रकार ग्राउंड से खबरें हमें बताए, असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, किस तरह की वहां परिस्थितियां चल रही हैं। वो एक कोशिश है। तो हमारे रिपोर्टर्स को सपोर्ट करें, न्यूज लॉन्ड्री के एनएल सेना प्रोजेक्ट को सपोर्ट करें। आज की चर्चा में बस इतना ही। शार्दुल, आपको कुछ और कहना है? मेरे दिमाग में एक फनी बात आ रही थी, पर मैं सोच रहा हूँ कहूँ या नहीं कहूँ, कि छोड़िए ये सारे मामले, अगर अब इसको थोड़ा पीछे हट के देखें, वो कौन महान नीतिज्ञ था, स्ट्रैटेजिस्ट, जिसने एक साथ मुकेश अंबानी और उनके मित्र जो कहते हैं मोदी जी से पंगा एक साथ लेने की सोची। ये कौन महानुभाव है जिसे लगा कि ये सही काम है करने का? उसका क्या होगा बेचारे का? देखिए, करते हैं कि गुत्थी जल्द सुलझे। शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे इतनी सारी तमाम मसलों पर, उसके पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।